हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में जो हम चैप्टर बताने जा रहे हैं नए बुक के आधार पर, कक्षा 9 की जो विज्ञान है, चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। बहुत ही इजी और आसान सा चैप्टर है। मैं बहुत आसान परिभाषा में आसान उदाहरण के साथ ये चैप्टर आपको समझाने वाला हूँ। वन शॉट वीडियो होने वाली है। आप अगर इसको एक बार सिर्फ देखेंगे ना ढंग से, तो आपको एक ही बार में हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में हम चीज़ों को समझेंगे, इसके अगले वाले वीडियो में हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले आ जाते हैं बच्चों पदार्थ। पदार्थ किसे कहते हैं? ये मेरे हाथ पे एक चीज़ देख रहे हैं, ये भी एक पदार्थ है। ये जो कपड़ा मैंने पहन रखा है, ये भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ क्या होती है बच्चों? वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाती है। हर एक वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है। अगर ये अगर मैं रख दूं तो एक ये जगह घेर रही है और इसका एक वेट है, इसका एक थोड़ा सा भार है। देखो, द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, लेकिन सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं। तो वो सभी वस्तुएं जो जगह को घेरती, स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे ये ईंट है, ठीक है, ये एक पदार्थ है, ये जगह घेरती है। ये गिलास में गिलास, ठीक है, ये भी जगह घेरती है। गिलास के अंदर पानी, ये भी जगह घेर रही है। और ये जो चीज़ है, धुआं धुआं देख रहे हो ना, ये भी, ठीक है। पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था, ठीक है। ये ठोस का उदाहरण दे दिया, अंदर जो रखा हुआ द्रव है ये गैस है। 3 उदाहरण 3 टाइप के मैंने दे दिए। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही आसान चैप्टर है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। छोटा सा चैप्टर है ये। फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, ठीक है। क्या होता है? तो ये सामान्य ताप पर देखो क्या होता है, पदार्थ के जो कण निरंतर गति करते हैं। जो पदार्थ के अंदर कण होते हैं ना, वो निरंतर गति करते रहते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। ये जो भी कण होता है ना, वो लगातार मूवमेंट करता है। ये देखिए, ये नॉर्मल जब रहेगा थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करेगा, है ना। पदार्थ के जो कण हो वो नॉर्मल अवस्था में थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, इधर से उधर, इधर से हल्का हल्का। लेकिन जैसे ही आप इसमें टेम्परेचर दोगे, ताप बढ़ाओगे ना यहाँ पर, तो ये ज़्यादा मूवमेंट करता है। जैसे इसमें ताप बढ़ाएंगे ना, तो ये ज़्यादा मूवमेंट करता है। नॉर्मल अवस्था में ये कम करेगा, लेकिन ताप बढ़ाने पर ना, अगर मैं ताप बढ़ा के दिखाऊँ, ये देखो ज़्यादा मूवमेंट करता है। तो ताप बढ़ाने से क्या होता है, कणों की गति में परिवर्तन होता है, वो उनकी गति बढ़ जाती है। देखो, ताप बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। ये इसका कारण है। आई बात समझ में? एकदम सिंपल लिख रखा है। आप इसका नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है, लिख के आसान भाषा में। इस नोट्स को आप दोबारा जब पढ़ोगे तो फट से रिवाइज हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हर एक जो पदार्थ होती है, चाहे वो ठोस अवस्था में हो, द्रव अवस्था में हो, या चाहे गैसीय अवस्था में हो, उनके बीच क्या होता है? रिक्त स्थान जरूर होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा जैसे ये मेरे पास, ये मैंने पास, आप देखो मार्कर है या ईंट का एक टुकड़ा है, पत्थर है, कोई भी वस्तु XYZ ले लो, उन पदार्थों के बीच थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान होता है। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर हम सूक्ष्मदर्शी से इसे देखेंगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर छोटे छोटे स्थान हमें दिख रहे हैं, खाली खाली, ठीक है। तो हर पदार्थ में रिक्त स्थान जरूर उपस्थित होता है। जैसे ये ईंट का टुकड़ा है, ठीक है, ठोस अवस्था में। ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, वो बताऊंगा अभी मैं। तो इसके बीच में ना आप देखो थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान है। इसको हम तभी देख पाएंगे सूक्ष्मदर्शी से, ऐसे खुली आंखों से नहीं दिखता है। वैसे ये जो पानी है, पानी में भी रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान एक समान नहीं होता, थोड़ा कोई छोटा तो कोई बड़ा, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसे गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं, उनमें भी रिक्त स्थान होता है, और वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, ये आप जान लीजिए। उसके साथ साथ पदार्थ के कण एक दूसरे को ना आकर्षित करते हैं। ये जो पदार्थ के कण होते हैं, एक दूसरे को ना आकर्षित करते हैं। ये देखो,
अगर आप कोई चीज़ रखो, ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कोई चीज़ हम रखते हैं तो वो हमारी तरफ थोड़ी सी आकर्षण, ज़्यादा आकर्षण का मतलब ये नहीं कि स्पाइडरमैन बन के यूँ करोगे तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ जाएंगी, नहीं। आकर्षण होता है मामूली रूप में, थोड़ा बहुत आकर्षण होता है, यहाँ से मामूली आकर्षण होता है, ठीक है। जैसे ये हमने हाथ रखा, नल से पानी गिर रहा है तो तुम हाथ ले जाओगे, हल्का सा तुम्हारा आकर्षण ज़रूर होगा। वो आकर्षण बहुत नगण्य होता है लेकिन होता ज़रूर है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मैंने एग्जाम्पल पर, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी अंगुली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, ये जो अंगुली पानी गिर रही है ना, इस धार को तुम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या वह धार टूट जाती है? नहीं टूटती। ये धार त्यों की त्यों चलती रहती है ना। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं। देखो ये पानी गिर रहा है ना लगातार, ठीक है, हम क्या करते हैं, उंगली ले जाते हैं ऐसे कि पानी के धार को तोड़ देंगे, तो क्या पानी का धार टूटता है? नहीं टूटता, क्योंकि कण एक दूसरे को ना अपनी ओर आकर्षण करते हैं। तो वो जो पानी की धार है वो लगातार नीचे ही आती है, उसके साथ साथ आप उंगली से ऐसे करके तोड़ नहीं सकते उसको, क्योंकि उन कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, ये जो कण होते हैं ना, इनमें ये जो अपन दो कण है, इनके बीच आकर्षण बल होता है, ठीक। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थ में सबसे कम होती है, ठीक है। जो ठोस पदार्थ होती है ना, ठोस पदार्थों में रिक्त स्थान सबसे कम होगा और गतिज ऊर्जा भी कम होगी, ये ध्यान रखिए। द्रव अवस्था में मध्यम होता है और गैसीय अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। देखो ठोस अवस्था में जो कण है ना, उनके बीच का जो रिक्त स्थान है वो सबसे कम होगा, गतिज ऊर्जा भी कम होगी। द्रव अवस्था में कण के बीच की जो दूरी है वो थोड़ा बढ़ जाएगा और जो आपका रिक्त स्थान है वो भी थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाएगा और गतिज ऊर्जा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन गैसीय अवस्था में कण की दूरी और ज़्यादा हो जाती है और गतिज ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाती है। सबसे ज़्यादा गैस में होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम आपका ठोस में होता है, ठीक। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ गैसीय अवस्था में कणों में गति मध्यम होती है, ठीक है, द्रव अवस्था में न्यूनतम होती है और ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अब आते हैं पदार्थ की अवस्थाओं। जो मैंने बोला था पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कितनी अवस्थाओं में पाई जाती है बच्चों? 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। नंबर 1 ठोस अवस्था, जैसे ये ईंट है ना। दूसरी है द्रव अवस्था, जैसे ये पानी है ना, समुद्र का जो लहर है। और तीसरी है गैसीय अवस्था, जैसे ये हमारे साइलेंसर बाइक से जो धुआं निकलता है, ठीक है, या फिर जो हमारे खाना बनाते हैं उस टाइम पे जो धुआं निकलता है, तो ये गैसीय अवस्था है। तो 3 टाइप की अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस। तो ये क्या होता है? अब एक चीज़ आप थोड़ी देर में पढ़ोगे, ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया, वो भी मैं बताऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मानव शरीर के पदार्थ की 3 अवस्थाओं को विभाजित कर सकते हैं। हमारा जो शरीर है ना, वो भी 3 अवस्थाओं में। देखो कैसे, हमारी जो हड्डियां हैं और हमारे जो दांत हैं, ये सबसे ठोस अवस्था में होते हैं, सबसे कठोर होते हैं। आपकी ये मांसपेशियां नहीं, हड्डी, ठीक है। अगर मांसपेशियों को देखोगे ना, और मांस की तुलना में और हड्डी की तुलना में आप कौन सा स्ट्रांग है, आप खुद बताओ। हड्डी है ना। तो जो हड्डी और दांत हैं वो सबसे ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में। हमारा जो खून है और हम जो पानी पीते हैं वो पेट के अंदर जाता है और फिर हम सूसू भी करते हैं तो भी वो पानी पानी से निकलता है। यूरिन कहते हैं उसको, उसमें यूरिया, नाइट्रिक, नाइट्रोजन युक्त जो विषैले पदार्थ होते हैं ना शरीर से बाहर निकलते हैं। वो सब कक्षा 10 में जीव विज्ञान में पढ़ोगे। तो क्या होता है बच्चों, जो हमारा रक्त है, जो हमारा जल है शरीर का, वो द्रव अवस्था में होता है। और जो फेफड़ों से हम बाहर हवा निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ना, श्वसन जो अभिक्रिया करते हैं, ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालते हो, तो ये जो हवा के रूप में होता है, ये होती है गैसीय अवस्था, ठीक है ना। ठोस अवस्था हो गया, द्रव अवस्था हो गया, गैसीय अवस्था हो गया हमारे शरीर की। शरीर के आधार पर मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे ठोस अवस्था के बारे में, डिटेल में जानेंगे कि भाई ठोस अवस्था क्या होती है ना।
ठोस जो होता है, जैसे ये हमारे पास ये ईंट का टुकड़ा ही मैंने ले लिया या कोई हथौड़ा ले लिया, जैसे ये मेरे पास ये मार्कर है ना, प्लास्टिक का ठोस मार्कर है, तो ये क्या होता है इसका आकार फिक्स होता है, निश्चित होता है। तुम इस ईंट के टुकड़े को खींच के बड़ा कर सकते हो या छोटा कर सकते हो दबा के, नहीं कर सकते। तो ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है। उसके बाद ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, है ना, सीमा उसकी निश्चित होती है, ना उसको घटा सकते हैं ना उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। आयतन समझते क्या है? आयतन में क्या होगा ना, वो चीज़ जो जगह घेरती है और जो उसमें कोई चीज़ समाहित हो सकती है उसे हम आयतन कहते हैं। क्षेत्रफल भी होगा और उसकी ऊंचाई भी होगी। जैसे ये ईंट है, ये ईंट को तुम रखोगे ना, वो जगह भी घेर रही है नीचे से इतना, और उसने ऊपर से इतना, जगह के साथ साथ उसकी ऊंचाई भी है, आप देख रहे हैं। जैसे एक गिलास है, गिलास के अंदर पानी है, तो जो चीज़ स्थान के साथ साथ उसमें कुछ वस्तु समाहित हो सकती है वो आयतन की बात करेगा, ठीक है। तो इसमें जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, फिक्स होता है। मतलब इस ईंट के आयतन को तो ना तुम घटा सकते हो ऐसे दबाकर, ना ही तुम इसे बढ़ा सकते हो, फिक्स हो गया। इसकी संपीड्यता नगण्य होती है और ये दृढ़ होते हैं, यानी कि मजबूत होते, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बाकी इसमें जो कण के बारे में वो तो स्टार्टिंग में ही हमने जान लिया था कि इनके कण के बीच की दूरी थोड़ी कम होती है। द्रव अब में थोड़ी ज़्यादा होती है और गैस में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी गतिज ऊर्जा कम होती है, गैस में थोड़ा ज़्यादा होता है, और द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है और उससे सबसे ज़्यादा गैस में होता है। ठोस अवस्था पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे द्रव अवस्था के बारे में, ठीक है, इसके बारे में, द्रव अवस्था के बारे में। अब आ जाते हैं द्रव, जिसे हम तरल भी कहते हैं, जैसे पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब द्रव हैं, तरल हैं, ठीक है। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। अगर तुम्हारे ये जो गिलास है, इस पानी को तुम ऐसे नीचे गिरा दो फर्श पर, तो एक जगह रुकी रहेगी क्या? जैसे तुमने फेंका वहीं पर रुक गई? नहीं, वो बहना शुरू कर देगी, है ना, नीचे की तरफ बहेगी, जिस तरफ ढलान होगा। ये नहीं कि तुमने पानी फेंका तो वो ऊपर की तरफ जाएगी, नहीं, हमेशा पानी फेंकू नीचे रखोगे तो जिस तरफ थोड़ा सा झुकाव होगा उस तरफ वो बहती हुई चली जाएगी। तो इनमें बहाव होता है तरल में, है ना। द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तुम थोड़ा जो पानी है तुम इस गिलास में डालोगे तो उसके आकार की हो जाएगी, तुम बर्तन में डालोगे उसके आकार की हो जाएगी, है ना, तुम गोलाकार में डालोगे तो उसी के आकार की हो जाएगी। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिस भी बर्तन में हम इसको डालते हैं वो उसी की आकार की हो जाती है। बर्तन का आकार ये ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। मतलब तुमने 1 लीटर पानी लिया, तुम किसी दूसरे बर्तन में डालोगे तो 2 लीटर थोड़ी ना हो जाएगा, या आधा लीटर थोड़ी ना हो जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, निश्चित रहेगा। 1 लीटर पानी तुमने इस गिलास में डाला तो वो भी रहेगा, इस बक्से में डालोगे तो भी उतना ही रहेगा, पानी निश्चित रहेगा, है ना। तो द्रव का निश्चित आयतन होता है, ठीक है बच्चों। विज्ञान के साथ साथ मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है बच्चों, चैनल पे मिल जाएगा। 9th के साथ साथ 10th भी पूरी पढ़ा रखी है, 11th पढ़ा रखी है, 12th पढ़ा रखी है, तो फ्यूचर में आपको सब कुछ यहीं से मिलने वाला है। फिर द्रवों में बहुत कम संपीड्यता होती है, ठीक है, द्रव में ना संपीड्यता बहुत ज़्यादा कम होती है। अब हम आ जाते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। जैसे ये सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर में क्या भरा होता है? गैस, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे बताओ एक गैस का बताओ जिसका तुम खाना बनाने में उपयोग करते हो, तो तुम क्या बताओगे? तो वो है मीथेन। कॉपी में लिख लो बच्चों, क्या है? मीथेन। तो गैसों में बहाव होता है। आप कहोगे सर बहाव कैसे होता है, पानी थोड़ी ना है। तो भाई तुम अगर तुम्हारा गैस सिलेंडर तुम्हारे रसोई में है और तुम उसे गैस को थोड़ा खोल दो, पूरे रूम में गैस की बदबू आने लगती है, उसके साथ साथ बाहर भी आने लगती है। तो ये बदबू उस सिलेंडर में था तो रूम में कैसे आने लगी, फिर बाहर भी कैसे आने लगी? क्योंकि गैसों में बहाव होता है, बहाव फैलता है हर दिशा में, ठीक है। और ये जो बहाव होता है वो पानी की तरह समतल में नहीं होता, ये पूरे वायुमंडल में होता है, ठीक है। तो गैसों में संपीड्यता सबसे ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा।
गैसों में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। ये पूरे रूम में कोई सीमा तक नहीं होता इसकी, जैसे पानी को आप बर्तन में उसी सीमा तक ही रहती है, नहीं, गैस फैलता रहता है, फैलता रहता है, फैलता रहता है। गैसों का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है, कोई आकार फिक्स नहीं है इसका। इस रूम से बाहर भी चला जाएगा, कोई इसका निश्चित आकार नहीं है। उसके साथ साथ गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होता है ना, कि ये इतना है तो इतना रहेगा, नहीं, इसका कोई आयतन निश्चित नहीं है। गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। ये नोट करके लिख लो। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों के बारे में डिटेल में मैंने बता दिया, एग्जाम्पल से भी बताया। आगे पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिल सकता है। हमारे पास ये जो जल ही जीवन है, हम कहते हैं जल मतलब पानी तीनों अवस्थाओं में मिलती है कि नहीं। आजकल तो गर्मी है और गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा पसंद हम करते हैं ठंडा ठंडा पानी, चिल वाटर, और थोड़ा ज़्यादा ठंडा कर देते तो बर्फ़ बन जाती है। तो ठोस अवस्था में जो पानी का रूप होता है वो बर्फ़ होता है। द्रव अवस्था में वो जो नॉर्मल वाटर होता है पानी, और गैसीय अवस्था में वाष्प। थोड़ा गर्म करोगे तो सफ़ेद सफ़ेद भाप निकलता है, वाष्पीकरण होने लगता है ना। तो ये जो पानी है बच्चों, ये बर्फ़ की अवस्था में भी रहता है, ये द्रव की अवस्था, ठोस से द्रव अवस्था में भी रहता है, और वाष्प गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। जो पानी हो हमारे पास, पानी को अगर आप गर्म करोगे तो वो वाष्प बन जाएगी, ठंडी करोगे तो वो ठोस बन जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, ये हमारा ठोस आइस है। इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा गर्म किया तो ये पानी बन गया। पानी को हमने और गर्म किया तो ये क्या बन गया, गैस बन गया, ठीक है, वाष्पीकरण रूप हो गया। फिर इसको हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो ये पानी बनेगा, पानी को और ठंडा करेंगे तो ये बर्फ़ बन जाएगा। तो ये मस्त उदाहरण है ऊष्मा का, कि भैया ऊष्मा का कम करने पे और ज़्यादा करने पे क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। देखो पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीक़ों से परिवर्तित हम कर सकते हैं। वो 2 तरीके क्या है, एक तो तापमान में हम परिवर्तन कर सकते हैं और उसके दाब में परिवर्तन करके कर सकते हैं। 2 तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, तापमान के आधार पर और दाब मतलब दबाव के आधार पर। सबसे पहले ये चीज़ बहुत एग्जाम में आ जाती है, गलनांक। गलनांक, गलाना, समझ रहे हो, गलनांक का मतलब गलाना, मेल्टिंग पॉइंट अंग्रेजी में बोलते हैं। ये क्या होता है, जिस तापमान पर, वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वो इसका गलनांक कहलाता है, ठीक है। जिस तापमान पर कोई चीज़ गल कर द्रव अवस्था में आने लगती है ना, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उस तापमान को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। देखो जो एग्जाम में आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन, बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो 273 केल्विन होता है, 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम जैसे 0 डिग्री सेल्सियस अथवा 273 केल्विन लेते हैं। 273 केल्विन पर नहीं, ये बर्फ़ गलना शुरू हो जाता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। ये बर्फ़ है, ये 273 पर इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये आपका पानी बन जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत एग्जाम में आता है, संलग्न की गुप्त ऊष्मा। ये क्या होती है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता होती है बच्चों, उसे हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त, छुपी हुई ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर, दाब को स्पेशल से नहीं लगा रहे, वायुमंडल में जितना उपस्थित आपका दबाव है उसी पर ही 1 किलोग्राम ठोस को, 1 किलोग्राम हमारे पास कोई ठोस है, उसके गलनांक पर, ठीक है, द्रव में बदलने के लिए, ठीक है, ठोस है उसे द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें आवश्यकता बढ़ती है ना, उसी ऊष्मा को हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं।
ठीक है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों की अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ऊर्जा किसकी अधिक होती है? पानी की। अब आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक उबलना, बॉइलिंग पॉइंट। देख रहे हैं, ये एक बर्तन है, ये पानी है, ये गर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, गर्म हो रहा है। तो क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक, सिंपल सिंपल परिभाषा रखी है मैंने। क्वथनांक समष्टि गुण है। जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 केल्विन होता है। ठीक है, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ देती है इस कारण। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, एक चीज़ है, ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है कैसे कैसे होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का, फिर 25 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में, फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प हो जाता है। हाँ, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। क्या होता है? ठोस से वो द्रव में आता है, द्रव से फिर गैस में बदलता है ना। ये 3 स्टेज है। जैसे हमारे पास बर्फ़ होता है, बर्फ़ डायरेक्ट गैस में नहीं बदल जाता, बर्फ़ को पहले गर्म करते हैं तो वो पानी में आता है, द्रव अवस्था में आता है, और द्रव से फिर वाष्प में बदलता है। ठीक, लेकिन एक स्टेज ऐसी भी है कि वो सीधा ठोस से वो गैस अवस्था में बदला जाए, बीच वाला स्टेज गायब। तो ऐसी क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देखिए, मैं उदाहरण पूरा बताता हूँ। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातज अभिक्रिया कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ है जो सीधा ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में आ गए, बीच का जो अवस्था है ना द्रव, उस अवस्था में वो नहीं आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातज। उदाहरण के लिए ये क्या है? कपूर सीधा ठोस अवस्था से कहाँ चला जाता है? गैसीय अवस्था में। ठीक है, देखिए ये ठोस है तो ये सीधा गैसीय अवस्था में बदल जाएगा गर्म करने पर। ये जो कपूर होता है ना, इसी गुण को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल अगर पूछे भाई क्या है बता, तो बोलोगे भैया कपूर है। उदाहरण देखते हैं इसी टॉपिक का। थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। ठीक है, कपूर है या फिर आपके पास सोडियम क्लोराइड है, उसका चूर्ण बनाओ। ठीक है, ठोस था उसका चूर्ण बना दिया। चूर्ण बनाने के बाद ना चीनी की प्याली में डाल दो इसको। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखो। ठीक है ना, ये चीनी की प्याली में कैप को उल्टा करके रख दिया। फिर क्या करना है? कीप के सिरे पर, कीप के सिरे पर ना, यहाँ पर ये सिरा है, ये सिरा, रुई की डॉट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कर रहा हूँ नीचे से, यहाँ से हम देखेंगे कि कपूर ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। यहाँ से गर्म करने पर ये जो कपूर है ना, ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में बदल गया, पानी नहीं बना, द्रव अवस्था में नहीं आया। ठीक है, कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संगत हो जाते हैं। ये जो भीतरी दीवार होती है ना, यहाँ पर वाष्प आने लगते हैं। ठीक है, तो ये होता है उदाहरण। कपूर बोले तो सोडियम क्लोराइड। हो गए बच्चों, तो ये उदाहरण है। अगला है दाब परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दाब में हम परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक है, और गैस द्रव में बदल जाएगी। क्या करने पर? तापमान घटाने पर। ठीक है, उसकी और उसको संपीड़ित करें तो क्या होता है? कणों के बीच की जो दूरी है ना,
वो कम हो जाती है। इनके ये इसके अंदर जो गैस बना, उनके बीच के जो कण है ना, उनके बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, तापमान बढ़ाना और फिर तापमान घटाना गैस को द्रव में बदलता है। किस में बदलता है? अगर हम तापमान को बढ़ाएं या फिर घटाएं तो गैस किस में बदल जाता है? द्रव में बदल जाता है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। अगर हम ज़्यादा दाब बढ़ा देंगे तो गैसों के जो कण होंगे ना वो नज़दीक आ जाएंगे। देखो, कण जो ज़्यादा दूर पास होने के कारण ही तो अवस्था में परिवर्तन होता है। एकदम नज़दीक होता है ठोस होता है, थोड़ा दूर दूर होता है तो वो द्रव होता है, और ज़्यादा दूर दूर होता है तो गैस ही बन जाता है। यही तो मेन पॉइंट है। ठीक है, ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के जो कण होते हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आ जाते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखो जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम ड्राई आइस कहते हैं, ठीक है, को वाष्पित गैस में बदला जा सकता है। वाष्पित गैस मतलब जो ऐसा करके तुमने अभी छोड़ा ना, मुंह से जो निकला, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये चीज़ भाई इसको बदल जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। इसके लिए दाब को हमें क्या करना होगा? घटाकर एक एटमॉस्फेयर तक कर देना होता है। तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय अवस्था में बदल सकता है। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण आपने देखा ही होगा, है ना। वाष्पीकरण सबसे ज़्यादा अगर अच्छा कंडीशन है तो वो गर्म अवस्था में होता है। गर्मी के दिनों में तालाब, नदी ये सब सूखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण सूर्य की उपस्थिति में जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण जो द्रव होती है वो वाष्प में बदलती है। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। देखिए कैसे, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से, पानी से, है ना, गैस में बदलने की जो अवस्था होती है उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं, ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण के कारण ही बादल का निर्माण होता है। ठीक, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कुछ कारक हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कारक होता है तापमान। बाकी कारक पे भी हम बात करेंगे। सबसे पहला है सतही क्षेत्रफल। जो सतह का क्षेत्रफल उस पर भी निर्भर करता है। सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा जगह रखोगे, ठीक है, जैसे ये पानी है, इतना पानी है, इस इतने में है, और उसी पानी को इतने में रख दो तो जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जगह होगी उतनी ज़्यादा वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तापमान में वृद्धि। तापमान जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, जितना कम घटाओगे उतना कम वाष्पीकरण होगा। आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, है ना। बरसात का मौसम हो गया, थोड़ा सा कोहरा टाइप हो गया या बादल छा गए, जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी वातावरण में उतना कम वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण सीधा तात्पर्य गर्मी से, है ना, टेम्परेचर से। आर्द्रता का मतलब ठंडापन। तो जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतना कम वाष्पीकरण होगा। वायु की गति। अगर वायु की गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जितनी ज़्यादा वायु की गति होगी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो ये सारी चीज़ मैंने आपके समक्ष रख दी। वाष्पीकरण से शीतलता, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा दिखाता हूँ आपको बनाकर। ठीक है, ये एसीटोन है, हाथ पे पड़ा, ठंड का अनुभव होगा। देखिए क्या होती है ये चीज़ आपको मैं समझाता हूँ। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस अवशोषण के कारण वातावरण ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए। उदाहरण मैं आपके समक्ष रखूँगा दो। देखो पहला उदाहरण क्या है, अगर हम हाथ पर एसीटोन, ये जो एसीटोन है ना,
अपने हाथ पे डालो तुम, तो हमारे हाथ से ऊष्मा लेकर वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और इसी कारण हमें हाथ पर शीतलता महसूस होती है। एसीटोन तुमने तुम्हारे हाथ अभी तुम देखो गर्म होगा थोड़ा, जैसे ही एसीटोन डालोगे ना, एसीटोन तुम्हारे हाथ पे गिरेगा, तुम्हारी हाथ की ऊष्मा को वो ले लेगा और तुम्हें हाथ की वहाँ से ऊष्मा उसने ले ली है और इसलिए अभी वो तुम्हें वहाँ पर ठंडा महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ की जो गर्माहट थी, जो ऊष्मा थी, उस एसीटोन ने ले ली, अवशोषित कर ली है। इसी कारण तुम्हें वहाँ पर हाथ की सतह पर ठंडापन महसूस होगा। ठीक है, तो ये होती है। फिर से पढ़ ले रहा हूँ। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊष्मा या ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए जो द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है। ये इसका उदाहरण है, इस टॉपिक का ये उदाहरण था। ये द्रव है, आपके हाथ पे गिरा, आपके हाथ की ऊष्मा की उसने अवशोषित कर ली और आसपास का वातावरण, मतलब आपके हाथ की जो सतह है वो ठंडी महसूस होने लग गई आपको। ठीक है, ये चीज़ आपकी आराम से बन गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है ना। आप काले काले कपड़े पहन कर जाओगे या कुछ थोड़े से जो सूती अगर नहीं होंगे ना, तो आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा, गर्मी ज़्यादा लगेगी, है ना, इचिंग ज़्यादा होगी। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकरण कर देते हैं। चूँकि वाष्पीकरण से शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़े से हमें आराम, ठंडा महसूस होता है। उतना भी नहीं कि बहुत ही ठंडा लगेगा, लेकिन अच्छा फील होता है, कंफर्टेबल लगता है। कोई दूसरा कपड़ा पहन के जाओगे तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि वो उतना अच्छा नहीं है जितना सूती कपड़ा है। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में अक्सर जो लोग ना मैदान में पानी छिड़क देते हैं ऐसे ऐसे करके, यह पानी मैदान से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देती है और उस जगह को ठंडा कर देती है। आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिनों में लोग छत पे सोते हैं तो क्या करते हैं, छत पे पानी डाल देते हैं, या फिर मैदान पे जहाँ सोते हैं ऐसे पानी में छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है, वहाँ पानी छिड़कने से वहाँ के वाष्पीकरण हो जाता है, वहाँ की ऊष्मा को सोख लेता है और वो जगह ठंडी होने लगती है। ये इसका कारण है। तो ये चैप्टर हमारा हो गया समाप्त। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल बने हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने इस चैप्टर को समझा दिया है आधे घंटे के अंदर। ठीक है, अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को हर जगह शेयर करें, चैनल बने सब्सक्राइब करें। गणित भी मैंने पूरी बढ़ा रखी है, लिंक्स चेक करें डिस्क्रिप्शन पे और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं नए वीडियो में।